आईपीएस पूरन की 7 अक्टूबर को मौत हुई। 7 दिनों तक उनका शव वो रखा रहा। आखिरकार कल शव का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद में अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन 24 घंटे के बाद में ही एक और खबर सामने आ गई है। आईपीएस पूरन की पत्नी, जो कि खुद आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीएस पूरन के साले हैं, जो कि पंजाब से भटिंडा से विधायक हैं, अमित रतन, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। आईपीएस पूरन के पीएसओ सुनील कुमार, जो कि गिरफ्तार है पहले से, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसके साथ साथ एक और शख्स पर एफआईआर हुई है। एफआईआर किस लिए हुई है? एफआईआर इस बात के लिए हुई है कि संदीप लाठर की मौत हुई और उसके बाद में उनकी पत्नी ने तहरीर दी और उसके साथ साथ जो आखिरी नोट संदीप लाठर छोड़ करके गए, जो आखिरी वीडियो में उन्होंने आरोप लगाए, उसके आधार पर एफआईआर हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आप देखिए, दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको सुपर सीएम भी कहा जा रहा है, सुपर सीएम, वो पहुंच गए सीधे पीजीआई रोहतक में। पीजीआई रोहतक में पहुंच गए, जहां पर संदीप लाठर का पोस्टमार्टम हो रहा था। लोग कह रहे हैं कि आपने अभी तक एक ट्वीट नहीं किया, एक सिंगल ट्वीट नहीं किया आईपीएस पूरन को लेकर के, और यहां पर सीधा संदीप लाठर के घर पहुंच गए। लोग कह रहे हैं कि जातिवाद यहां पर कौन फैला रहा है। इसके साथ साथ ये जो है वो फोटोज आप देखिए, परिवार से वो मिल रहे हैं, और परिवार से मिलने के साथ साथ उन्होंने वहां पर पत्रकारों से बात करते हुए कह दिया कि एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वो भी सरकार उठाएगी। ये भी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया। कायदे से पुलिस विभाग में अगर कोई खुद की जान लेता है अपने आप से, तो उस मामले में परिवार को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन खैर, सरकार चाहे तो क्या नहीं दे सकती है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आईपीएस पूरन को लेकर के मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट नहीं किया। उसके बाद में अब ये खुद जा रहे हैं, खुद गए वहां पर संदीप लाठर के परिवार से मिलने के लिए, और रोहतक में पहुंच गए, पीजीआई में, अस्पताल में जहां पर उनका पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां पहुंच गए। और परिवार ने साफ तौर पर कह दिया, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उनके परिवार के लोगों का ही, परिवार ने कहा कि हमने कोई मांग नहीं रखी थी, प्रशासन, सरकार खुद ही दे रही है। बताइए आप। उधर दूसरी तरफ परिवार 7 दिन तक शव रख करके बैठा रहा, लेकिन वो जो बातें या जो मांगे थी कि डीजीपी की गिरफ्तारी हो, एसपी की गिरफ्तारी हो, वो नहीं हो पाई। और यहां दूसरी तरफ परिवार कह रहा है कि हमने मांगा नहीं, दे दिया, सरकार ने दे दिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। सूरज कुमार बोध ने मनोहर लाल खट्टर को जवाब देते हुए लिखा है कि मनोहर लाल खट्टर की जातिवादी मानसिकता, आप संदीप लाठर के परिवार से मिलने गए, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आईपीएस पूरन की हत्या पर एक भी शब्द नहीं बोला और न ही उनके परिवार से मिलने के लिए गए। खुल करके कहिए कि आप हरियाणा में सुपर सीएम बन करके शत्रुजीत कपूर और अन्य दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। वीरेंद्र लिखते हैं, ये देखो जातिवाद का चेहरा। आईपीएस पूरन सिंह के बारे में घर जाना तो छोड़ो, एक शब्द भी नहीं लिखा, क्योंकि वह दलित समाज से आते हैं। आपको दोनों जगह पर जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या ऐसी वजह रही होंगी कि मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट नहीं किया,
या मनोहर लाल खट्टर ने कोई उस बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी। उस वक्त में खैर वो विदेश में थे, मैं इनकी टाइमलाइन पर जाकर के देख रहा था तो दुबई के बारे में इन्होंने ट्वीट किया था कि दुबई में मन बहुत खुश है, इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया। दुबई में प्रसन्नता महसूस कर रहे थे उस वक्त में साहब, खैर कोई अलग मसला था वहां पर और उस चीज को लेकर के उन्होंने वो ट्वीट किया था। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि यहां पर मनोहर लाल खट्टर संदीप लाठर के परिजनों से मिल पड़े और उधर जाएंगे क्या रोहतक में, रोहतक में जाकर के परिवार से भी मिलेंगे, जिस परिवार पर एफआईआर भी हो गई, उनकी पत्नी पर एफआईआर हो गई है, जबकि उनकी पत्नी का कोई सीधा कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कभी उनके अंडर में संदीप लाठर ने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी एफआईआर हो गई। कहा गया है कि यह एफआईआर इसलिए की गई है क्योंकि एएसआई संदीप लाठर, उनकी पत्नी संतोष, उन्होंने तहरीर दी और उसके साथ साथ पुलिस ने जो आखिरी नोट छोड़ करके गए संदीप लाठर और जो वीडियो छोड़ करके गए, उसके आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, पुलिस के पास ही एफआईआर, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसमें खुद की जान के लिए उकसाने, खुद की जान लेने के लिए उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराएं जो है इसमें लगाई गई है और उसके तहत ये एफआईआर हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिकी में 4 लोगों के नाम शामिल है, यानी एफआईआर में 4 लोगों के नाम शामिल है। इसमें दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील कुमार, आईपीएस अफसर की पत्नी पी अमनीत कुमार, भटिंडा ग्रामीण के आप विधायक अमन रतन जो कि पूरन के साले हैं और एक अन्य व्यक्ति शामिल है जिसका नाम भी बताया जा रहा है सुनील कुमार। संदीप के परिवार ने आरोप लगाया था कि संदीप पर दबाव बनाया जा रहा था जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थे। संदीप की खुदकुशी के बाद से ही परिवार न्याय की मांग कर रहा था। परिवार ने अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी थी, लेकिन आप देखिए कि उधर कल अंतिम संस्कार हुआ आईपीएस पूरन का और इधर आज अंतिम संस्कार हो गया। उधर अंतिम संस्कार नहीं हुआ था तब तक इन्होंने भी अंतिम संस्कार नहीं किया था, शव को अपने ही घर में ही रखा हुआ था। बाद में शव को किसी तरीके से मुख्यमंत्री के ओएसडी आते हैं वीरेंद्र और वो लेकर के जाते हैं, शव को मनाते हैं परिवार को और वो लेकर के जाते हैं। अब यहां पर परिवार को मनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच गए। आखिरकार वजह क्या है, किस तरीके से जो है ये पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके बाद में क्यों समाज में लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है? क्या सरकार का ये काम नहीं है? और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कह रही है कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। दरअसल अभय चौटाला वो इस्तीफा मांग रहे मुख्यमंत्री का क्योंकि मुख्यमंत्री ने रामदास अठावले के सामने कह दिया था कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड करने के लायक नहीं हूं, मेरे पास तो उतनी पावर भी नहीं है। और यह बात खुद रामदास अठावले की पार्टी की तरफ से नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई थी। सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी बात कह दी गई, लेकिन अभी तक ना तो मुख्यमंत्री ने, ना मुख्यमंत्री कार्यालय ने, ना हरियाणा सरकार ने इस बात का खंडन नहीं किया है। तो भैया खंडन नहीं किया तो क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हो? क्या वाकई मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा था? राजेश खुल्लर, एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी है वो सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, बुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहां पर। और वहां पर साहब ने, अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड है, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट हैं, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पे लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है।
तो जब काफी गहमागहमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के बात यह है कि हरियाणा में 2 अफसरों की मौत हो गई। एक है सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार, जिनका आप देखिए ये जब अंतिम संस्कार हुआ तो उनकी वर्दी इस तरीके से रखी हुई थी, इस तरीके से रखी हुई थी वाई पूर्ण कुमार साहब की वर्दी। और दूसरे हैं एएसआई संदीप लाठर। मैंने पहले दिन से कहा कि मौत मौत है। सवाल तो इस बात का होना चाहिए कि संदीप लाठर उन्होंने जान क्यों दी, क्योंकि कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। तब से लेकर के लगातार अभी तक मैं इन घटनाओं को बहुत करीब से देख रहा हूं और हर जगह पर, चाहे वो पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, तमाम लोग वो कह रहे हैं कि आखिरकार संदीप लाठर को वजह क्या थी कि उनको जान देनी पड़ी। कोई वजह सामने दिखाई नहीं देती है कि वो जान दे। कोई भी आदमी किसी को ईमानदार साबित करने के लिए जान दे, ऐसी चीजें तो हुई नहीं है। और अगर वो ईमानदार उनको साबित करना चाहते थे तो उनको खुद जिंदा रहना चाहिए था, जिंदा रह करके कल को कोर्ट में जाकर के गवाही देनी चाहिए थी, सबूत पेश करने चाहिए थे। जान क्यों दे दी साहब? डरता हुआ आदमी जान देता है। कहीं ना कहीं आईपीएस पूर्ण, उन पर भी प्रेशर था, उन पर भी दबाव था, उनको भी डर था। उन पर डर था कि मेरे पीएसओ को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे भी इसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद में कहानियां बना दी जाएगी, कहानियां बना दी जाएंगी और कह दिया जाएगा कि देखिए ये तो ऐसे थे, ये वैसे थे, ये ऐसे था, वैसे था। और उसके बाद में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरीके से मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी जान देने का एक कारण समझ में आता, हालांकि जान नहीं दी जानी चाहिए, उनको भी नहीं देनी चाहिए थी, इनको भी नहीं देनी चाहिए थी। लड़ाइयां जिंदा रह करके लड़ी जाती, जिंदा रह करके ही युद्ध जीते जाते हैं, मर करके नहीं। खैर, सवाल अब यह है कि हरियाणा में एक के बाद एक ये 2 बड़े घटनाक्रम हुए और ये केवल 2 हैं या इसके पीछे और कोई सीरीज है? कौन चला रहा है इस पूरे रिमोट कंट्रोल से इस पूरे घटनाक्रम को? यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मनोहर लाल खट्टर वो इस परिवार से मिलने के लिए चले गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। किसी के भी मरने पर किसी के साथ में भी खड़ा जरूर होना चाहिए, लेकिन आप उस परिवार के साथ में नहीं गए। जाना तो छोड़िए, आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। मैंने खुद उनकी टाइमलाइन पर जाकर के देखा, मेरी नजर में ही नहीं आया कोई ट्वीट किया हो। कम से कम 2 शब्द लिख देते कि दुख हुआ, पता नहीं क्या वजह थी, परिवार जो है वो उनके साथ में हम खड़े, इतनी तो बात लिख देते हैं। नहीं लिखा। मुख्यमंत्री भी यहां पर दूसरे ही दिन चले गए, यानी 24 घंटे में ही चले गए परिवार के पास में, और वहां पर दूसरे दिन गए थे, करीब 48 घंटे के बाद गए थे। यहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गए थे। ये जो सारी बातें हैं, ये हरियाणा के राजनीतिक हलकों में वो इस बात को और ज्यादा जो है वो वजन दे रही हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मामले में जबरन जो है वो कोई रंग देने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जाट आंदोलन चल रहा था 2016 में, सरकार फंसी हुई थी, उस वक्त में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया था कि जाट वर्सेस दलित मामला बना दिया गया था। और आज भी जब सरकार फंसी हुई थी, दलितों का मुद्दा था और बुरी तरह से सरकार इस मामले में बैकफुट पर थी, एक जाट संदीप लाठर, उनकी मौत से जाट वर्सेस दलित का मामला बनाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने नकार दिया। लोगों ने कहीं पर भी इसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहते रहे, आज मनोहर लाल खट्टर ने भी ये बात कही, लेकिन आखिरकार वजह क्या है साहब, वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात ये कि संदीप लाठर अपनी मौत से पहले जब वो वीडियो बना करके गए थे तो उसमें उन्होंने राव इंद्रजीत का नाम लिया। कम से कम उस राव इंद्रजीत को ही पकड़ लाते आप एफआईआर जो है वो कर रहे हैं आईपीएस पूर्ण की पत्नी पर, राव इंद्रजीत को लेकर के तो कोई कार्रवाई में मुझे नहीं दिखाई दी है।
जबकि संदीप लाठर ने कहा था कि वाई पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत को 50 करोड़ रुपए लेकर के उसके साथ में डील की। तो राव इंद्रजीत को अभी तक क्यों खुला छोड़ा हुआ है? और अब ये स्पष्ट हो रहा है, बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत नहीं बल्कि एक कलाकार है राव इंद्रजीत। लेकिन वो राव इंद्रजीत तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वो राव इंद्रजीत का एक बयान मैंने उल्टा देखा है। उन्होंने जो एक बयान दिया और बयान में कहा कि मेरा नाम तो जबरन जो है वो इसमें घसीटा जा रहा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे खुद इस बात का डर लग रहा है, इसीलिए मैं सामने नहीं आ रहा हूं। जिस आदमी का नाम लिया गया, जिस आदमी का नाम लेकर के 50 करोड़ की बात कही गई, हालांकि 50 करोड़ के सबूत क्या है वो ये नहीं बता करके गए। अब 50 करोड़ के सबूत किसके पास में है वो जांच करना जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन उस राव इंद्रजीत को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, या उसका नाम भी कहीं नहीं है एफआईआर में। फिर एक और सदर मर्डर थाने का वो आरोप लगा करके गए हैं कि सदर मर्डर थाने में भी पैसे वाई पूरन कुमार ने लिए थे। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि पुलिस ऑफिसर बेहद ईमानदार हों, ऐसे कम ही पुलिस ऑफिसर हैं। अब इसमें कौन बेहद ईमानदार है और कौन थोड़े ईमानदार है और कौन बहुत ज्यादा ईमानदार है और कौन एकदम बिल्कुल करप्ट है, यह काम ना आपका है ना मेरा है। ना आप किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं, ना मैं किसी को क्लीन चिट दे सकता हूं। यह काम तो जांच एजेंसियों का है, सरकारों का है। लेकिन इस मामले में एसआईटी बनी हुई है, 6 सदस्यीय एसआईटी है और एसआईटी जांच कर रही है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि भैया इस मामले के अंदर आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है कि भैया इस मामले के अंदर आप हाई कोर्ट के सीटिंग जज की अध्यक्षता में जांच करवाइए। लेकिन सरकार उस बारे में मुंह नहीं खोल रही है। क्यों नहीं आखिरकार किसी सीटिंग जज के अध्यक्षता में जो है वो इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए? क्योंकि अब मामला चंडीगढ़ पुलिस का या हरियाणा पुलिस का नहीं है, अब तो ये किसी तीसरी पुलिस को, तीसरी एजेंसी को दिया जाना चाहिए। अब वो सीबीआई हो या वो सीटिंग जज से हो, वो सरकार तय करे। लेकिन कम से कम ये तो साफ होना चाहिए कि अब ये पुलिस के बस की बात नहीं है। ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब चंडीगढ़ पुलिस में एक अलग एफआईआर है, वहां पर चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक एफआईआर है जो कि आईपीएस पूरन की पत्नी ने दी हुई है। अब ये यहां पर एक नई एफआईआर हो गई है। अब पुलिस की एफआईआर की तफ्तीश थोड़ी ना कर लेगी। 2 अलग अलग पुलिस हैं, एक हरियाणा पुलिस, उधर चंडीगढ़ पुलिस है। लेकिन अभी इस मामले में ऐसा लगता है कि बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारे मोड़ वो बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।